सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के मामलात अब फाइनल हो चुके हैं। सदर और वजीर आजम के नामों का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन अब जो दीगर आइनी ओहदे हैं उनके लिए अब भरपूर तरीके से लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हर पार्टी ने इन मुताल्लिका ओहदों के लिए अपने दो तीन नाम सामने कर दिए। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनने जा रहा है, स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। ये सारी जो ये ओहदों पर तैनातियाँ हैं और जितने भी ओहदे हैं, जब ये लोग तमाम लोग आ जाएंगे, असम्बली चलने लगेगी, उसके बाद ये हुकूमत कितनी मजबूत होगी। असल सवाल ये है कि जो मुश्किल फैसले इस हुकूमत को करने हैं उसका कितना मैंडेट इसके पास मौजूद होगा। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमली तौर पर हुकूमत का पार्ट बनने को तैयार नहीं है, कैबिनेट में वो शामिल नहीं होगी, तो इसका मतलब कि फैसला साजी में वो अमली तौर पर तो मौजूद नहीं होंगे। अब तमाम का तमाम बार और मलबा मुस्लिम लीग नून पर गिरेगा और अगर मुश्किल माशी फैसले वो करते हैं, अगर आवाम को रिलीफ आने वाले दिनों में नहीं मिल पाता या सियासी तौर पर कोई पेचीदगी होती है और सूरत हाल मुश्किल होती है, तो फिर हुकूमत साजी का और हुकूमत का हर फैसले सही या गलत का पूरा बार मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ेगा। तो आने वाली हुकूमत कितनी मजबूत होगी, कितने अरसे तक चल सकेगी, और फिर जो अपोजिशन नंबर्स के एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत होगी वो किस हद तक इनको टफ टाइम दे सकेगी। एक तरफ उनका एहतजाज भी चल रहा होगा, उनका क्लेम भी है कि जो हुकूमत का इस्तेहकाक है, जो हक है, वो उनका है और बड़ी तादाद में उन्होंने सीट्स हासिल की हैं, लेकिन वो उन्हें दी नहीं जा रही हैं। वो भी एक सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा, एहतजाज भी होता रहेगा और फिर ये हुकूमती कार्रवाई भी आगे बढ़ती रहेगी। तो इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि अगले 2-3 माह में या 4-5 माह में वो क्या मंजरनामा देख रहे हैं, कितनी मजबूत और मुस्तहकम आने वाली ये हुकूमत होगी। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये अब ज़ाहिर है कि 4-5 रोज़ में एक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर निकल कर खुल कर हमारे सामने आ जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है ये तो हमें पता है, दीगर ओहदों के भी नाम बस चंद एक दिन में फाइनल होने वाले हैं। उसके बाद इस हुकूमत को कितना आप मुस्तहकम देख रहे हैं, कितने मुश्किल फैसले ये कर सकेंगे जिन हालात में ये हुकूमत बनी है। एक माइनॉरिटी ये हुकूमत है, अपोजिशन के नंबर्स बड़े तगड़े हैं, कितना चैलेंज होगा इसके लिए आगे चलना और फैसले करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस वक्त की हुकूमत है वो तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी लेजिटिमेट है और कितनी लेजिटिमेट नहीं है। बहरहाल फिर भी गनीमत है कि चलें एक हुकूमत बनने जा रही है। हुकूमत के अंदर जो उसकी उठान है उसमें बहुत बेहतर होता कि अगर जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको मौका दिया जाता और एक जमहूरी तरीके पे आगे बढ़ा जाता। लेकिन इस वक्त की जो शक्ल और सूरत सामने आ रही है उसमें यह है कि जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही है वो पार्टी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में है। मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी ने जिन टर्म्स के ऊपर PMLN के साथ एग्रीमेंट किया है उसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ, दोबारा मैं यही दूंगा कि ये गाय की वो तकसीम है जिसमें उसका सर जो है वो PMLN के पास आ गया है और उसका जो थन है, दूध का इलाका जो है वो पीपल्स पार्टी के पास चला गया है। तो अब ये बेचारे खाना खिलाएंगे गाय को और वो दूध दोएंगे और उसके वो फायदे उठाएंगे। लेकिन ये एक बहरहाल जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जब पहले से इक़्तिदार में आने का ऐलान किया हो तो फिर इस किस्म के जो होते हैं मसाइल वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहला इम्तिहान तो यही होगा कि IMF के साथ जो डील आपने स्ट्राइक करनी है उसके लिए आपको जो आवाम से कुर्बानियाँ लेनी पड़ेंगी वो यकीनन PMLN के गले का ही ढोल बनेगी और वो सब कुछ वो बोझ, वो बर्डन, वो लोड उन्हें उठाना पड़ेगा। और उसके बाद जो सूरत हाल होगी और उस नतीजे में जो मुल्क के अंदर रिएक्शंस पैदा होंगे वो मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ा चैलेंज होंगे उस वक्त की हुकूमत के लिए। और जो अपोजिशन का साइज है वो भी बहुत चैलेंज होगा। और इन सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो इलेक्शंस हुए हैं वो पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में लेजिटिमेट नहीं है। वो समझते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं थे। इसके अंदर जो है प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जो है वो ऐसी उसके अंदर हैंडलिंग्स हुई हैं जिसके ऊपर के
पूरी दुनिया में एक एतराज मौजूद है। तो इस टर्माइल में से निकलने वाली एक कमजोर हुकूमत जो है वो अपने आप को कितना चला सकेगी। लेकिन हुकूमत तो ये चला लेते होते हैं, क्योंकि अगर ज़ात के लिए चलानी हो तो ज़ाती मफादात तो मौजूद होते हैं। लेकिन मुझे सवाल मेरा ये है कि क्या ये आवाम के लिए कुछ कर सकेंगे? तो उस रेफरेंस से तो मुझे बहुत बड़ा एक माजरत की शक्ल ही नजर आ रही है कि अच्छा दुरानी साहब, जिस तरह आपने कहा कि सबसे बड़ी जमात का पहला हक था हुकूमत बनाने का, तो ये इलेक्शन के नताइज का ऐलान होते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हाथ बढ़ाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कि आए हमारे साथ मिलकर बैठें, चूंकि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो 92 सीटों के साथ खुद से हुकूमत बना लें जो अभी तक के नताइज हैं। तो अब उसमें किसी दो को तो मिलना था। फिर जिस दिन ये लोग सब मिलकर बैठे हैं, जब ये हुकूमत का फार्मूला तश्कील पाया है, तो उस दिन भी शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने दोनों ने तो ये उनको मौका दिया कि आप अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो आप सामने आए, हुकूमत बना लें। लेकिन उनके नंबर्स ही पूरे नहीं हैं, तो फिर वो उनको उनका हक किस तरह से दिया जाएगा? फिर वो कैसे बना सकते हैं हुकूमत इन 92 सीटों के साथ? अब तो देखिए ना, बात यह है कि जिन टर्म्स के ऊपर नून के साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है उन्हीं के साथ वो उससे भी बना सकती थी, पीटीआई से भी। मसला इसमें यह है कि आप हुकूमत का हिस्सा तो नहीं बन रहे नून के साथ भी। ऐसी सूरत में हाल में कि जब आप कैबिनेट में नहीं जा रहे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे, उस सूरत में आप एक पार्टी को अपनी सपोर्ट दे रहे हैं और उसके नतीजे में जो है आप हुकूमत की फॉर्मेशन में उनके साथ ताउन कर रहे हैं। तो अगर ये सबसे बड़ी पार्टी से वो ये टर्म्स के ऊपर डील कर लेते तो वो भी हो सकता था। लेकिन बात यही है कि इस वक्त की ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो ये नहीं थे। ये पहले से ही, मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ आपके साथ भी, सबके साथ भी, कि ये हुकूमत जो है ये इसी तरह बनेगी, ये चू का मुरब्बा ही बनेगी, पीडीएम ही बनेगी, वो लोग जो पहले थे वही मिलके बनाएंगे। अब जो है जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मजीद पर्सनलाइज हो गई हैं, मजीद उसमें जाती इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गए हैं। लेकिन अब यही सूरत हाल है, यही हमारा नसीब है जिसको हम फेस कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सूरत, लेकिन दुरानी साहब ये टर्म्स एंड कंडीशंस तय होने में 5 से 6 बैठकें लगी हैं, मुशावरत का एक तवील दौर चला, कई दिन लगे। और अगर पीटीआई के साथ इन टर्म्स एंड कंडीशन को फाइनल किया जाता तब भी इतनी बैठकें लगती हैं, शायद इससे भी ज़्यादा मुशावरत होती। लेकिन वो तो इनके साथ बैठने को ही तैयार नहीं थे ना। जब तक डायलॉग की टेबल पर नहीं आएंगे उस वक्त तक मामला तय कैसे पाएंगे? जब लचक ही नहीं होगी रवैयों में तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ जनाब। देखें, बात ये है कि कौन सा दिन था जब पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने ये कहा कि भाई एक पार्टी है उसको उसकी पहचान देनी चाहिए? कौन सा दिन था जब इलेक्शन से पहले होने वाली नाइंसाफियों के बारे में एक फर्म ओपिनियन दी गई? मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, अब भी ये कह रहा हूँ कि भाई अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलके ये चाहते कि इस वक्त एक ऐसी यूनिटी गवर्नमेंट बने जिसमें सब लोग मिलके चले, तो उसके लिए उन्हें दिलजोई करनी पड़ती। उन्हें उन तमाम जो रॉन्ग डूइंग्स है, ये अपने बारे में तो कहते हैं जी कि हमें क्यों निकाला गया, सारे जजों को फारिग करो, सारे मुकदमों को फारिग करो, हर ज्यादती जो हमारे साथ हुई है जब वो फारिग होगी तो उसके बाद हम समझेंगे कि अब जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उसके बाद हमें जितवाओ भी, उसके बाद हम मानेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो एक वो रॉन्ग डूइंग्स जो सामने नजर आ रही है कि भाई इंडिपेंडेंट्स बैठे हुए हैं, वो कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कुछ शर्म, मतलब थोड़ा सा मुझे तो काफी एम्बैरेसमेंट महसूस होती है। आपको पता है मेरी हमदर्दियां किसी से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आई फील एम्बैरेस्ड कि ये सारा जो ड्रामा है ये क्या है। और आज भी अगर ये इकट्ठे हुए हैं तो क्या ये अपनी ख्वाहिश के ऊपर इकट्ठे हुए हैं? क्या ये कौम के मफाद में इकट्ठे हुए हैं? क्या ये नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए? हरगिज नहीं। ये अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी कमजोरियों की वजह से और सूबाई हुकूमतों में अपने पर्क्स लेने के लिए, अपने खानदानों को महफूज करने के लिए, अपने मफादात का प्रोटेक्शन करने के लिए ये आए हैं। और इन्हें पता है कि जी इसके नतीजे में अवाम के साथ जो कुछ भी होगा, अवाम जितने भी अपने हक से महरूम किए जाएंगे, लेकिन हम तो इक़्तिदार को पालेंगे और इस इक़्तिदार को पाने के बाद जो हम इसमें से जो कुछ हमें जिस तरह का स्प्लिट मैंडेट अवाम ने दिया है, तो अगर ये दोनों जमातें ना साथ बैठती या और मजीद छोटी जमातें इनके साथ ना मिलती तो फिर ऑप्शन क्या था पाकिस्तान के पास? फिर तो ज़ाहिर है हमें दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ता, जिसका शायद मुआशी तौर पर इस वक्त मुल्क मुतामिल ही नहीं हो सकता। कोई एक भी सियासी जमात तो तने तनहा हुकूमत नहीं बना सकती थी, मैंडेट ही इस तरह का था, तो किसी दो को तो मिलना ही था।
ये राव साहब, मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ कि इलेक्शन से पहले मैंने अर्ज किया था कि ऐसी सूरत हाल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ के नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट यूनिटी नहीं, नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी के बारे में एक ही फार्मूला होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको आप मेन पोजीशन देते हैं और उसे कहते हैं भी आओ हुकूमत बनाओ, हम तुम्हारे साथ सपोर्ट करते हैं। दिस इज द वे हाउ यू गो अबाउट दिस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट अगर आपने बनानी है तो उसके लिए तमाम पार्टीज को आगे बढ़ने के लिए एक 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 ट्रैक बनाना पड़ता है, एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है और एक नेशनल इंटरेस्ट ओरिएंटेड एजेंडा बनाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ तो मतलब अब क्या मैं कहूँ, बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ लेकिन कह भी नहीं सकता। तो दुआई साहब, इलेक्शन से पहले भी आपकी कई अहम मुलाकातें अहम शख्सियात से हुई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि इस इलेक्शन की सबसे बड़ी जमात निकल कर सामने इलेक्शन के बाद, तो उनके थिंक टैंक में ये सोच पाई जाती थी आपकी इस तजवीज़ पर, क्या वो मुत्तफिक थे या अभी हैं कि अगर अभी भी इस तजवीज़ को लेकर आगे चला जाए तो वो तो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MQM के साथ, किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है ना? या अभी ये थोड़ा सा शिफ्ट आया उनकी सोच में? देखें, मैंने 3 नुकात के ऊपर उनसे भी बात की थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सामने रखा। असल में हमारा जो, आप तो माशाल्लाह बहुत बारीकी से चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो दानिश भी है वो भी चाबी पे जा चुकी है कि मतलब ये है कि जिसका साथ लेना है उसी के साथ गुड्डे की तरह चलते जाना है, उसकी सही को भी सही कहना है, गलत को भी सही कहना है। तो हमें ये एडवांटेज है कि मैं तो इस चीज़ के लिए पाबंद नहीं हूँ। बात यह है कि इलेक्शन से पहले जब मैंने 3 नुकात का एजेंडा पेश किया था कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज सियासी अमल में से एक साइड पे कर दें और मुल्की मफादात के लिए आप पॉलिटिक्स करें, लेकिन हम में से कोई भी जो है वो अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए इन चीज़ों को साइड पे करने के लिए तैयार नहीं है। हम में से हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान के नाम को भी इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के वसाइल को भी इस्तेमाल करे, जमहूरियत को अपनी मर्जी से चलाए, अपनी मर्जी के नताइज ले, अपनी मर्जी के इंतखाबी निशान दे, जिस तरह करना उसी तरह करे। और फौज के बारे में जिनको कि हमें तकद्दुस के साथ जो है वो एक एहतराम के मुकाम पे रखना चाहिए, हम उसके बारे में भी यही कोशिश करते हैं कि उनको हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। तो कोई भी पार्टी जो है, जो खानदानी मरूसी आमरीतों में से निकली हुई पार्टी है, वो किसी भी सूरत में कौन किसको ला रहा है, वो अपने खानदान और अपने खानदानी जो ज़रूरियात हैं और अपने खानदानी शख्सियात के शहर से निकलने पे तैयार नहीं है। और आप देख लेंगे कि आइंदा जब हुकूमत बनेगी चलेगी, मैंने तो फिर भी यही कहा है कि जी 25 की कैबिनेट बनाएं, इससे फिर किस्तों में कैबिनेट्स बनेंगी और उसके नतीजे में जो है मफादात निकलेंगे। अब ये जो सारी सिचुएशन है ये इतनी तकलीफ दे होती है कि मैं तो आके यहाँ बैठ के हूँ भावलपुर में अपने सहरा के अंदर के यार थोड़ा सा रब से करीब हो जाए। मतलब ये यहाँ की सियासत जो है उससे कुछ तवक्को रखना, सियासतदानों से मोहब्बत की तवक्को रखना, कुर्बानी की तवक्को रखना, इशार की तवक्को रखना, मुल्क की तवक्को रखना, वो बहाल होता जा रहा है। अवाम की दुरानी साहब, ये अगले जो 2-3 माह होंगे, आमतौर पर तो वो नई हुकूमतों का एक हनीमून पीरियड होता है, लेकिन इस हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजिंग होंगे कि एक तो उन्हीं 2-3 माह में बजट की भी मुकम्मल तैयारी करनी है। अब ये देखना है कि जो इलेक्शन कैंपेन में जो वादे करके आए हैं वो किस तरह से पूरे करते हैं, चूँकि अब दोनों ही पार्टियाँ साथ हो गई हैं, और फिर उसके बाद IMF के साथ भी डील करनी है। तो अब अगर कोई एक भी फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज करना चाहती है तो उसको हर फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए होगी, उसकी रजामंदी चाहिए होगी। अगर ज़रा से भी कहीं अनबन होती है तो पीपल्स पार्टी तो फिर हुकूमत को गिराने की पोजीशन में होगी। देखिए, बात तो अब साफ सी है कि इस वक्त जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को करने पड़ेंगे। ये तो अब दे आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर एंड। इनका कोई सियासी मुस्तकबिल इस वक्त मुझे नहीं नजर आ रहा। इस वक्त जिस स्ट्रेंथ को ड्रॉ करके, जिनकी ताकत को इस्तेमाल करके, जिनके ऊपर रिलाय करके ये आए हैं, और उन्हीं के हिदायत पर इनको काम करना पड़ेगा। यही एक उम्मीद है कि चलो SIFC और दूसरे जो पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इनके ज़ाती मफादात को अगर कट लग जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट उसमें आगे आ जाता है तो वो एक उम्मीद होगी। लेकिन ये जो लीडर्स हैं, मैं आपको बता दूं, ना इनकी हुकूमत है, ना इनका अख्तियार है और ना होना चाहिए।
इनके अख्तियार के नतीजे में तो मतलब आपके वसाइल मजीद ड्रेन होके मुल्क से बाहर चले जाएंगे और मजीद जो है आपकी मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। इनकी हुकूमत जितनी कमजोर होगी, जितनी बेअख्तियार होगी, जितने ये डिपेंडेंट होंगे, उतना ही ज्यादा शायद अवाम का कोई भला हो सके। वरना अगर इनके हाथ में आपने जी तो ये तो कुल खा जाएंगे। अच्छा, अब ये जो पिछले 2-3 दिन से तो ज़ाहिर है ये हुकूमत साजी का जो मामला चल रहा है, इसमें सब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, पूरा फोकस भी लोगों का इसी पर है। लेकिन वो जो धांधली के इल्ज़ाम थे, जो जमातें अपना अपना मैंडेट क्लेम कर रही हैं, और आज जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तो 2 हफ्ते गुजर चुके हैं इलेक्शन हुए, तो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन को वो भी सारे फैसले कर लेने चाहिए थे, सारी तहकीकात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, सारी रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए थी, और एक हतमी जवाब तमाम लोगों को जिनका भी जो क्लेम है उस हवाले से मिल जाना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन की ओवरऑल इस 2 हफ्ते की परफॉर्मेंस पर आपका क्या तबसरा है, क्या तज्जिया है आपका? देखिए, इलेक्शन तो जब से मियां साहब तशरीफ लाए हैं ना पाकिस्तान, उस वक्त से इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो उनके कंट्रोल में जा चुकी हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बिल्कुल लकड़ी का बाबा बन चुका है, एक कठपुतली तमाशा बन चुका है। उनकी तरफ से ना कुछ हो रहा है और ना वो कुछ करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ उन्हीं के अनाउंस कर देते हैं रिजल्ट्स, जिनको जीतना होता है, जिनको जिताना होता है वो जीत जाते हैं। मतलब ये टोपी ड्रामा भी नहीं है, ये एक बेहुदा ड्रामा है जो हो रहा है। और इस सारे ड्रामे के नतीजे में ये नतीजा ये निकल रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारी भादौड़ी है। ठीक है जी, आज भी हमारा इंटरनेट स्लो है, आज भी हमारा जो है एक्स जो है वो कभी चलता है कभी नहीं चलता। हम जो है पूरी की पूरी जग हंसाई जो है वो अपने लिए कर रहे हैं, और उस सारी चीज में से जो लीडर निकल के आ रहे हैं, और जो मतलब अब एक प्रेसिडेंट हाउस में जरदारी साहब की फोटो लगी होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज साहब की फोटो लगी होगी, बाकी इधर उधर बच्चों की फोटो लगी होंगी, तो इन फोटोओं को देख के दुनिया क्या हमारे बारे में सोचेगी, अवाम को कौन सी उम्मीद पैदा होगी, मुझे नहीं समझ। और दुरानी साहब, ये अच्छी बात है कि जो जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं या अपना मैंडेट क्लेम कर रही हैं कि वो चोरी हुआ है, वो भी असेंबली में जा रही हैं और वो भी पार्लियामान का हिस्सा बनेंगी। अब ये जो नंबर होगा अपोजिशन का, ये अगर 100 से ज़ायद नंबर्स की अपोजिशन हो तो ये नंबर वाइज तो बड़ी तगड़ी है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, और ये भी एक तलवार होगी हुकूमत पर कि उसको परफॉर्म करना ही करना है, वरना ये इतनी मजबूत अपोजिशन है कि किसी भी वक्त फिर कुछ भी हो सकेगा। और जाहिर है कि वो चूँकि इस इलेक्शन के फेज से गुजर के आएँ और उनका क्लेम भी बड़ा मजबूत है, तो वो एक प्रेशर भी हुकूमत पर रखेंगे, एहतजाज भी वो साथ साथ करते रहेंगे। देखें, यही आपने बहुत थैंक यू राइटली आपने पॉइंट आउट किया। देखें, इस वक्त 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे आप थोड़ी सी अपनी होप को लिंक कर सकते हैं। पहली चीज तो है ये है कि आपके अपोजिशन के लोग जो कि इस वक्त धांधली को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कोई ऐसा रैश स्टेप नहीं ले रहे कि जी हम असेंबली में नहीं जाएंगे, हम मजीद जुलूस निकालेंगे, जल्द से निकालेंगे, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचे। तो एक तो रे ऑफ होप और द सोर्स ऑफ चेक ऑन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वो ये है। दूसरी तरफ जो तवक्को है आवाम की वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को SIFC और दूसरे प्रोजेक्ट की शक्ल में पाकिस्तान की मईशत की प्रायोरिटी को उन लोगों के हवाले करने के बजाय जिन्होंने माजी के अंदर इस मईशत को तबाह बर्बाद किया है, उन्हें चाहिए कि वो इस वक्त एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस वक्त के हालात को उस डिसिप्लिन में लाएं जिस डिसिप्लिन की हमें ज़रूरत है। उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं जिन प्रोजेक्ट्स के नतीजे में आवाम का कोई फ़ायदा हो सके, और वो तमाम इक़दामात उठाए जाएं जिनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। इस वक्त हम टकराव के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन इस वक्त हम चोरी के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। इस वक्त हम जलसे जुलूसों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस वक्त हम लूट मार के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लिहाजा लूट मार करने वालों को लूट मार से रोकना है और हंगामा करने वालों से दरखास्त करनी है कि वो हंगामे के बजाय मुल्क के मफाद के लिए जो है सोचें और आगे बढ़ें। सही। दुरानी साहब, इस वक्त तो सिर्फ आवाम को जो चाहिए वो रिलीफ चाहिए और बेहतर कारकर्दगी चाहिए, और तीनों बड़ी जमातों को अपने अपने सूबों में मौका भी मिला है। तो अब ये कंपटीशन कैसा रहेगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में नून लीग और KPK में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगले इलेक्शन के लिए ये एक टेस्ट केस भी हो सकता है कि कौन सा सूबा एक मॉडल सूबे की तरह सामने आता है, किस जमात की कारकर्दगी अपने सूबे में बेहतर रहती है। ये भी एक हेल्दी कंपटीशन साबित हो सकता है आने वाले इलेक्शन के लिए। ज़ाहिर है वो तो अभी बहुत दूर हैं, कबल अज़ वक्त है कहना कि कब होते हैं। तो ये एक बेहतर मौका होगा सारी सियासी जमातों के लिए अपनी कारकर्दगी दिखाने का।
आप साहब, मेरा ये बिल्कुल इस चीज़ में मैं आपको ये अर्ज करूँ कि देखें, 18वीं तरमीम जिसके बारे में मेरे रिजर्वेशन है, मैं वाहिद पार्लियामेंट का मेंबर हूँ जिसने उस पर दस्तखत नहीं किए हुए, उसकी वजह से जो है आपके तमाम पाकिस्तान के वसाइल जो हैं वो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के हाथ में चले जाते हैं। इस वक्त ये वक्त है कि चारों सूबों में से कौन सा सूबा सबसे पहले NFC अवार्ड की अमाउंट जो है उसको जिलों की तरफ मुंतकिल करने की कानून साजी करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो नेशनल गवर्नमेंट के लिए, पूरी फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी और सूबाई हुकूमतों के लिए भी, कि ये तमाम हुकूमतें जो है वो कानून साजी करें जिसके तहत बैक वक्त पाकिस्तान के अंदर आइंदा जब भी इंतखाबात हों, कौमी, सूबाई और बल्दियाती इकट्ठे हों। अभी इंडोनेशिया में आप देखें सदारती, पार्लियामेंट और बल्दियाती इंतखाबात एक वक्त और एक ही दिन हुए हैं, और मैं इस चीज़ के बारे में बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि NFC अवार्ड को की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट्स को उसी तनासुब से हिस्सा मिलना जिस तनासुब से मरकज जो है वो सूबों को देता है। ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है जिस पे हमें अमल दरामद करना चाहिए। इस वक्त ये भी ज़रूरत है कि तमाम सूबों को चाहिए कि वो यूथ को एम्पावर करने के लिए जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इसको भी, इसके लिए भी रास्ता खोलें। जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात के लिए रास्ता खोलना है, वैसे यूथ की एम्पावरमेंट के लिए भी रास्ता खोलें। इन इलेक्शंस में खवातीन ने एक बुनियादी किरदार अदा किया है। आइंदा की सियासत जो है वो इस मुल्क की यूथ और इस मुल्क की खवातीन के गिर्द घूमेगी। इन तमाम के मफादात को जो सूबा और जो इलाका देखेगा वो ही आगे बढ़ेगा, वरना इस वक्त ये रेत के जिसे कहते हैं ना टीले पे बैठी हुई हुकूमत है, ये ऐसे उड़ जाएगी जैसे। ठीक है, सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली सद्दाना हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे फिर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत साजी का मरहला है वो शायद पंजाब में जल्दी मुकम्मल हो जाए। कल इजलास भी बुला लिया गया है और मरियम नवाज़ नामजद वज़ीर आला गुज़िश्ता रोज़ बड़े बड़े ऐलानात कर चुकी हैं, बड़े बड़े तरक्याती प्रोग्राम्स उन्होंने अब लोगों के सामने रख दिए हैं। तो आने वाले अगले 5 साल में पंजाब के हालात कितने बदलने जा रहे हैं और फिर जब इसका मुकाबला किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के साथ या सिंध की हुकूमत के साथ, चूँकि तीनों सूबों में अलग-अलग जमातों की हुकूमतें हैं, तो पंजाब हमें किस हद तक मुख्तलिफ नज़र आएगा। और आगे जो फिर वफाकी सतह पर जो हुकूमत साजी इस वक्त हुई है दीगर जमातों के साथ मिलकर, उनको जो चैलेंजेस दरपेश हैं, तो नून लीग फिर किस तरह से आगे फैसले लेगी। पीपल्स पार्टी की जो पार्शियल सपोर्ट है वो कितना बड़ा चैलेंज होगी नून लीग के लिए, उसको साथ लेकर चलना, तमाम जमातों को आगे लेकर चलना, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में साजिद अहमद साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे, चूंकि दोनों जमातें अब अलायंस में आगे बढ़ रही हैं और ये अलायंस इलेक्शन से पहले ही हो चुका था, तो इस लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि MQM को आने वाले सेटअप में क्या कुछ मिलता है, नून लीग क्या उनको ऑफर करती है। तो अली गौर बलोच साहब, जो मरियम नवाज साहिबा के जो ऐलानात हैं इस वक्त, वो आपको अगले 5 साल में जो उनका प्लान है कितने काबिल अमल नज़र आ रहे हैं? उसमें IT सिटीज़ बनाने हैं, उसमें सेहत के और तालीम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या लग रहा है आपको कितना बड़ा चैलेंज होगा मरियम साहिबा के लिए पहली बार बतौर वज़ीर आला सर्व करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बुनियादी बात ये है कि 2018 तक का टेन्योर था, उसमें आपने देखा कि हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। जब गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और शहबाज शरीफ साहब जो थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और महंगाई की शरह काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे हालात में आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत जब गवर्नमेंट्स ने काम शुरू किया तो हमने खादों की कीमतें कम की, हमने बिलखसूस जो है लोड शेडिंग का ख़ास तौर पर ख़ात्मा हुआ, CPEF जैसा प्रोजेक्ट मुल्क में आया। बिल्कुल उसी तरह से जब 2018 में ये बानी PTI वाला एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इसके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया गया, तो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक अक्सरियती वज़ीर आला होंगी और उन्हें हाउस का और अवाम का मैंडेट हासिल है। इसी तरह से वफाक में भी एक मखलूत हुकूमत ही बनने जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला
मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चैलेंजेस हमारे सामने बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नून लीग फिर वही 13 से लेकर 18 की जो तरक्की की तारीख है वो दोहराने के लिए पुरअज़म है। और हम बिलखुसूस पंजाब में मरियम नवाज साहिबा के ज़ेरे क़यादत जो गवर्नमेंट बनेगी, इंशाअल्लाह ताला वो तरक्की की नई राहें खोलेगी। और आबादी के लिहाज से आपको पता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ज़ाहिर है यहाँ पर हमें एजुकेशन में, हेल्थ में और दीगर ख़ास तौर पर जो हमारा सफाई का निज़ाम है, जिस तरह से कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, तो अब ये सारी जमातों को इंटैक्ट रखना और लेकर चलना आपके लिए बड़ा चैलेंज है, या फिर जो आगे माशी फैसले आ रहे हैं और जो IMF के साथ डील है, जो कानून साजी और इस्लाहात वाला मामला है, उसको फिर आप ज़्यादा बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं, चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है सारे फैसले करना? देखें, तमाम जो है वो अपनी भी जगह इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जिस तरह से आपने IMF प्रोग्राम का जिक्र किया, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से दीगर हमारे बैनुल-अक़वामी जो मरासिम हैं, जो कि पिछले 4 साल में एक वो हुकूमत जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं था, उसने काफ़ी मुश्किलात से हमें दो चार किया हमारे मुल्क को। और वो मईशत जो कि जिसका ग्रोथ रेट 6% तक पहुँच चुका था, उस मईशत को ख़राब किया और सियासत के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी को फ़रोग़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि 13 से 18 की तरह इंशाअल्लाह ताला PMLN मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत जो है शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा एज अ प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब और एज अ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हाँ, आपने ये भी कहा कि इत्तेहादियों के साथ, यकीनी तौर पर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत को चलाना एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जाहिर है अगर पाकिस्तान वाकई ही जिन जो चैलेंजेस हैं इसमें हुकूमत में जितनी ज़्यादा पार्टीज शामिल होंगी, मैं समझता हूँ कि उससे हालात बेहतरी की तरफ जाए और उन तमाम पार्टीज की जो मतलब है कि लीडरशिप है, जो नुमाइंदगी है, उसको मौका मिलेगा पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। वफाक में वसी इत्तेहाद में होंगे और पंजाब में भी ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद में कुछ लोग शामिल होंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर नून लीग मेजॉरिटी ले चुकी है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा से फिर से 2013 से 18 तक की तारीख को दोहराते हुए हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो हेल्थ के इशूज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं, जो महंगाई के इशूज़ हैं, जो कर्ज़ों के इशूज़ हैं, इन तमाम चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है और इन तमाम चैलेंजेस को जो है वो अपनी तमाम सलाहियतें जो हमारी क़यादत है वो बरूकार लाते हुए। और अली गौर साहब, इससे पहले मैं साजिद साहब की तरफ जाऊं, लेकिन ये आपको MQM और फिर पीपल्स पार्टी दोनों को राज़ी करके चलना पड़ेगा। इन दोनों का राज़ी रहना भी बड़ा ज़रूरी है कि फिर ये लंबी चल सके ये असेंबली और हुकूमत। जी बिल्कुल, देखें बात तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी इनकी क़यादत जो है वो जाहिर है कि वो एक ज़िम्मेदार क़यादत है और वो पाकिस्तान के हालात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। जाहिर है पहले भी आपने देखा कि जब गवर्नमेंट चली तो उसमें जो थे बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें की थी और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ एज अ गवर्नमेंट मतलब है कि रिलेशन बहुत अच्छे रखे, उनकी मुशावरत का अमल जारी रखा। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब में ये सलाहियतें हैं कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो नुमाइंदगी है उसको अपने साथ हर जो पाकिस्तान के इज्तिमाई फैसले उनकी मुशावरत के साथ करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इख्तिलाफात पैदा ना हो। मैं वापस आता हूँ अली साहब आपकी तरफ ज़रा। अली गौर साहब, मैं वापस आता हूँ साजिद अहमद साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लो। साजिद साहब, MQM पाकिस्तान की जो डिमांड थी असल वो ये थी कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए ताकि लोगों के इशूज़ रिजॉल्व हो सकें। अब इसके साथ साथ कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी आप चाहते हैं, डिप्टी स्पीकरशिप भी चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है वो तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ चली गई है वो सीट। तो इत्मीनान है, मुतमईन है, आप लोग खुश हैं हुकूमत का साथ देने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, एक तो इस वक्त पाकिस्तान का चॉइस क्या है, PTI जो उनकी सूरत है आपको अंदाज़ा है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो MQM ये जमातें हैं। अच्छा, MQM क्योंकि एक सूबाई जमात है और इसको यकीन किसी न किसी के साथ कोलिशन में जाना पड़ता है। अच्छा, कोलिशन में जाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि अगर हम कराची से हमने 15 सीटें, तो हैदराबाद से हमने सीटें ली कौमी असम्बली की, और
उसके बाद हम मौजूदा गवर्नमेंट जो अब बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, उसके साथ हमारा इत्तेहाद इंशाल्लाह होने जा रहा है आगे चल के। तो जो हमारा इनसे इत्तेहाद होने जा रहा है उसका बुनियादी मकसद है कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के मसाइल, ठीक है ना। और जो मसाइल हैं वो हम इंतखाबात से पहले वो हम मुस्लिम लीग नून से डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक आईनी तरमीम का हवाला है, पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है इसको किस तरह से आगे रन करना है, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जो आने वाली है कुछ दिनों में, इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। IMF सबसे बड़ा चैलेंज है। जब 3.5 साल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जब वोट लिया था और इनकी गवर्नमेंट बनी तो 6 मई तक ये IMF के पास नहीं गए थे, जबकि इनको जाना चाहिए था ना, उसकी वजह से भी बहुत लॉस हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उस वक्त स्टार्ट में अगली कीमतें डिक्रीज करते रहते हैं पेट्रोलियम और दीगर मसनूआत की, तो चीज़ें बैलेंस रहती हैं। लेकिन इनको 1 साल पहले अंदाज़ा हो गया था शायद हम हटने वाले हैं, हटाने वाले हैं। इन्होंने हर चीज़ की प्राइस को स्टक कर दिया था वहीं, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान सामने आए ना। अच्छा, अब चैलेंजेस IMF का चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस सामने हैं। फिर इसके नतीजे में यकीनन पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक पाकिस्तान हमेशा IMF के पास गया है और जाना पड़ा है जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत ICU के अंदर है और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है और यकीनन इसके लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और इन फैसलों के साथ यकीनन आवाम पर जाएंगे ना, तो ये एक निगेटिव। और सही साहब, फिर इन फैसलों के साथ साथ जो आप लोगों की डिमांड है उस पर भी हुकूमत को अगर फैसला लेना है तो वो भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है नून लीग के लिए, क्योंकि 18वीं तरमीम में किसी भी तब्दीली के लिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल राजी नहीं होगी और वो कई मुख्तलिफ वक्तों में वो अपना ये मौक़िफ़ बयान भी कर चुके हैं, तो ये भी एक मुश्किल हो जाएगी फिर नून लीग के लिए। अभी मैं अली गौर साहब से भी ये बात पूछता हूँ, पहले आप कमेंट कर दीजिएगा इस पर। देखिए, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि MQM सूबा नहीं मान रही ना। अगर MQM ने पहले सूबे की बात की थी, अगर MQM सूबा मांग दी तो फिर ये इशू था ना, एक इशू क्रेडिट हो जाता। हम कह रहे हैं ठीक है सूबा भी हमें नहीं बनाना, लेकिन आप लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको मुकम्मल इख्तियारात तो दें ना कि आप मेयर को डायरेक्ट फंडिंग करें। अब 28वीं तरमीम के बाद हुआ क्या? 28वीं तरमीम के बाद ज़रदारी साहब के ज़माने में पास हुई थी, उसको MQM ने सपोर्ट किया था। कल तक वफाक डिक्टेटर था, हमने कहा कि जब वफाक डिक्टेटर तो छोटे सूबों का हक माना जाता है, तो 28 तरीके के बाद हम समझते हैं कि छोटे सूबों के इख्तियार आएंगे, वो तो नीचे और डिवॉल्व करेंगे चीज़ों को ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट और UC और फिर नीचे तक लेके जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका डिक्टेटर बन गई और तमाम इख्तियारात उन्होंने अपने मुट्ठी में दबा लिए। उसके नुकसान ये हुए कि पिछली जो बलदियाती गवर्नमेंट जिसमें वसीम अख्तर भाई मेयर थे वो भी पावरलेस रही और मौजूदा जो मुर्दा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं वो 1.25 साल हो चुके हैं उनको मेयर कराची बने हुए, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई साहब ये वक्त कितना देंगे आप मुस्लिम लीग नून को कि वो ये इस तब्दीली पर गौर शुरू करें, अमली इक़दाम शुरू हों? ये इनिशियल 3-4 माह में आप ये चाहते हैं कि ये सब हो जाए या फिर थोड़ा मजीद वक्त देना चाहेंगे? देखिए, MQM के लिए वक्त स्टार्ट हो चुका है, इलेक्शन MQM जीत चुकी है। वोट सुनाने के बाद यकीनन MQM दोबारा से डिमांड को रिवाइज करेगी कि भाई इसको आप कौमी असम्बली के अंदर लाएं और इसमें तरमीम करें। 8वीं तरमीम में कोई पुरानी सहीफा नहीं है ना कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ठीक है ना। आइन में तब्दील अमेंडमेंट होते रहते हैं और ये शुरू से आज तक चलता रहता है। मैं अली गौर साहब से जरा पूछूं, चूंकि अब इनके पास ज़ाहिर इस बात का एक ठोस जवाब भी होगा। अली गौर साहब, जो MQM की 18वीं तरमीम वाली ये डिमांड है, अब ये इस पर आप पीपल्स पार्टी को किस तरह से राजी करेंगे जबकि वो तो पहले ही बड़ा पार्शली सपोर्ट कर रहे हैं आपको? देखिए, बात यह है कि 18वीं तरमीम का इनिशिएटिव जो था वो जरदारी साहब ने लिया था और उसका मकसद सूबाई खुद मुख्तारी थी और वो यकीनी तौर पर उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त भी शामिल थी और PMLN ने भी उसको जो था वो सपोर्ट किया था। तो अब जिस तरह से कि आपने देखा है कि आप कह रहे हैं कि MQM के ज़ाहिर है कि वो कानूनी साजी और उसमें कुछ अहमी तरह नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि जो अख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल तक आवाम तक पहुँचनी चाहिए। तो उसमें अगर MQM की PMLN के साथ क़यादत के साथ तो गुफ्तगू हुई है और उसमें तो कमिटमेंट्स हुई हैं, तो यकीनी तौर पर मुझे ये तो नहीं इलम के जरदारी साहब के साथ भी MQM के इस टॉपिक पर गुफ्तगू हुई है या नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब कभी भी MQM की क़यादत के साथ कोई कमिटमेंट्स की है तो वो निभाएंगे। तो आइंदा भी हम समझते हैं ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी इसके लिए जो है वो नरम गोशा रखती है और जाहिर है कि जब हुकूमत
बन जाएगी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद कोशिश की जाएगी कि एमपी जो ठीक है, इस पर मुशावरत होगी पीपल्स पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर मजीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ जानते हैं और इस पूरी सूरत हाल पर ख़ास तौर पर जो कि एक बड़ा चैलेंज है अब आगे हुकूमत को चलाना, बड़े फैसले लेने हैं, मौशी चैलेंजेस इस वक्त सर पर खड़े हुए हैं। कमर ज़मान कायरत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब आगे सोच क्या है और ये जो मशरूत तौर पर हुकूमत को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी है ये किस हद तक कामयाब होगी और फिर इससे हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया कायरत साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त जो हुकूमत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं वो सबसे पहले तो मईशत की स्टेबिलिटी है, अभी बजट बनाना होगा, इकोनॉमिक टीम को बड़े चैलेंज का सामना होगा, IMF के साथ डील करना है, जो एक माशी मंझधार में है मुल्क उसमें उसको निकालना है। तो अगले 3, 4, 5 माह कितने मुश्किल आप देख रहे हैं इस नई हुकूमत के लिए जो अभी ज़ाहिर बनने जा रही है? देखिए, ये चैलेंजेस बिल्कुल हैं, इनके अंदर बड़ी हकीकत है, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, लेकिन इस हुकूमत को कामयाब होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश से आगे होना चाहिए, मेरी दुआओं में है कि कामयाब हो, मेरी कोशिश में है कि कामयाब हो। और आप सारे मीडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरफ डिबेट लेके जाई जाए कि ये हुकूमत कामयाब होगी, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते हैं और ये हुकूमत काबू नहीं पा सकती तो फिर पाकिस्तान का जो नुकसान होगा वो आपके और मेरे हक में है। लिहाजा मेरी तो पूरी कोशिश है, मेरी मेहनत है, मेरी दुआ है कि ये हुकूमत कामयाब हो और होगी। दूसरी बात कि हमारी हुकूमत 2008-2013 में बनी, उसमें मुस्लिम लीग हमारे साथ थी, कुछ महीने चली छोड़ गई। हमने दीगर जमातों को साथ मिला के हुकूमत बनाई, वो भी इत्तेहादी हुकूमत थी और हम भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं थे, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन उस गवर्नमेंट में हमने क्या किया, हमने अपनी कमजोरी को ताकत में कन्वर्ट किया और हमने दीगर जमातों से मुशावरत करके आइन के अंदर वो तरामीम की जिसके हम ख्वाब देख रहे थे। कितनी बड़ी काम की है, NFC किया जो बहुत बड़ा आज तक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसी तरह हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की, सूबों को शनाख्तें दी, बड़े बड़े बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे बेशुमार और काम किए। तो ये कोई लाजिम नहीं होता कि इत्तेहादी हुकूमतें कमजोर हुकूमतें होती हैं, बल्कि इसके फवायद ये होते हैं कि आप बाकी जमातों के नुक्ता नजर को अपने साथ समझते हैं और लार्जर कंसेंसस बिल्ड करके फैसला साजी करते हैं जिसको वाइडर ओनरशिप होती है। और तो माजी में भी इस तरह होता रहा कि नताइज आते रहे, इस बार भी जमातें नताइज को मुस्तरद कर रही हैं, अपना मैंडेट क्लेम कर रही हैं, अब ये एहतजाज भी साथ साथ चलता रहेगा। तो फिर ये किस तरह से ये हुकूमत मुस्तहकम हो सकेगी जिसको डे 1 से एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि मैंडेट चोरी करके आइए? देखिए ना, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारी 80 सीटें चोरी हो गई हैं। FIR कितने सीटों की कराई है? 12 सीटों की, यानी उन्होंने केस 12 सीटों का किया। तो सवाल यह है कि आपकी 80 सीटें, आपकी डकैती हुई है आपके बकौल 80 सीटों पे और मुकदमा आप करा रहे हैं 12 सीटों का, तो आप अपने केस में खुद देख लीजिए कितनी जान है। दूसरी बात यह है कि वो अगर अपना काम डिस्टेबलाइज करके मुआशरे को करना चाहते हैं, हुकूमत को करना चाहते हैं, तो उसको रोकने का हमारे पास तो क्या तरीका है? पहला तरीका तो यह है कि हम अपना काम करेंगे, और दूसरा अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट करना उनका हक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, तवानाई के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम सपोर्ट फराहम करेंगे मुकम्मल तौर पे ताकि ये जो इस वक्त क्राइसिस है ये हल हो। ये तो सवाल जो है आप खुद देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल के बाद तो इसका जवाब इसके अंदर शामिल है कि सबको कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े क्राइसिस का हल निकालने के लिए सबको सर जोड़ने चाहिए। और हम तो खान साहब को, हमारी तो ख्वाहिश थी कि ये लार्जर गवर्नमेंट बनती, उन्होंने खुद रास्ते अलग कर लिए। अब अगर कोई बाकियों के साथ चलना ही नहीं चाहता और वो अपनी बादशाह चाहता है, लेकिन कायरत साहब आप कह रहे हैं कि आप नहीं है, अब अगर आपके नंबर्स निकाल लिए जाएं, आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो फिर जो हुकूमत के नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे और अपोजिशन ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, वहां तो फिर 100 से ज्यादा सीटें मौजूद हो, तो फिर इतनी तगड़ी अपोजिशन की मौजूदगी में हुकूमत करना कितना बड़ा चैलेंज होगा? बिल्कुल ज्यादा नहीं होगी। हम हुकूमत को वोट देंगे, हम वजीर आजम बनाएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। क्यों कमजोर होगी? हम सिर्फ हुकूमत का हिस्सा इस तरह नहीं है कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में हमने उनको फ्री हैंड दिया है कि आप आजादी के साथ फैसले करें। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहे, लेकिन हम जो शेयर इन गवर्नमेंट है, इसलिए नहीं कि वो यकसुई के साथ काम करें, वो पूरी तवज्जो के साथ काम करें, उनको कोई फिक्र ना हो,
जहां तक ताल्लुक हुकूमत के वोट का है वो तो कायर साहब, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कानून साजी होगी या इस्लाहात होंगी या माशी फैसले होंगे, हर तरह के फैसला साजी में, इस्लाहात में, कानून साजी में पीपल्स पार्टी की बिला मशरूत हिमायत फिर नून लीग को हासिल होगी, या फिर आप केस बाई केस फैसला करेंगे, हर केस के हवाले से अलग मुशावरत होगी और अलग फैसला होगा? देखिए, मैंने आपको एक सवाल के जवाब में यही कहा कि अगर आप मशावरती अमल के तहत चलते हैं तो ये जिस बात को आप कमजोरी समझते हैं यही ताकत बन जाती है कि आप इस नुक्ता नजर के साथ चलते हैं कि मैंने बाकी जमातों को भी साथ लेना है, तो कुछ बातें आपकी मानी जाती हैं, कुछ मेरी मानी जाती हैं, कुछ दूसरी जमात की मानी जाती हैं, तो इस जो इज्तिमाई फैसला होता है उसको सबकी ओनरशिप होती है। फैसले तो वही होने हैं जो पाकिस्तान के मफाद में और बेहतरी के हैं, उसके नुकसान के फैसले तो नहीं होने। और उसके लिए वो हुकूमत वक्त मुशावरत करे कि हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल ठीक स्मूथ चलेगा। हम 2008 से 2013 की मिसाल मौजूद तो खैर साहब, आप लोगों का जो मंशूर था, जो इलेक्शन कैंपेन ने रखा, उसकी बुनियाद पर आपने कैंपेन की। अब जाहिर है कि वो उतना वोट आपको नहीं पड़ा कि आप अक्सरियत के साथ आते और उसको इम्प्लीमेंट कर पाते। नून लीग के सामने आपने अपने कुछ नुकात रखे हैं क्या? वो जो फ्री बिजली वाला पॉइंट था, वो जो तनख्वाहें डबल करने वाला था, इन जो भी अभी तक आप लोगों की मुशावरत हुई है उसमें ये पॉइंट्स रखे गए कि इनमें से भी कुछ पर काम किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए? जब वो वक्त आएगा तो यकीनन बात होगी। पहली बात तो याद रखिए, जब मंशूर आप देते हैं इलेक्शन में तो आप लोगों के पास जाते हैं वो मंशूर लेके कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये काम करके देंगे। उस बुनियाद पे हमें वो वोट नहीं मिले कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हासिल कर पाते, हमें नहीं मिली। ओके, हम अपने उस वादे से तो नहीं पीछे हटे, लेकिन अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है टू डिलीवर दैट, बट हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जितनी कोशिश करके हम गवर्नमेंट से मनवा सके और इन हालात के तहत हो सके। तो साहब, जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, शहबाज शरीफ साहब को नामजद करने का, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी कि उनको ना मौका दिया जाए, मियां साहब ना आए? और चूंकि वर्किंग रिलेशनशिप आपका शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा बेहतर रहा है, हम कभी नहीं चाहते थे कि वो ना बने, बिल्कुल हमारी थी। ये उनके अपनी पार्टी का फैसला है, वो मियां साहब बनते या शहबाज शरीफ साहब बने हैं, जब किसी और को बनाते हैं, ये उनकी अपनी जमात का फैसला है। बिलावल साहब इलेक्शन कैंपेन में मुस्तकिल मियां साहब को चौथी बार ना लाने का आवाम को मशवरा देते रहे, कन्विंस करते रहे, उनको टारगेट करते रहे। इलेक्शन कैंपेन को छोड़ दिया ना, अब इलेक्शन गुजर गया, कैंपेन गुजर गई। अब आज के हालात की बात करें ना, कैंपेन के अंदर तो यकीनन हम एक दूसरे की तारीफें करके तो आगे नहीं बढ़ रहे होते ना, आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और उसमें आप एक दूसरे की तारीफें करके वोट नहीं ले रहे होते। जी कायर साहब, बस एक आखिरी सवाल ये बताएगा कि अब ये क्या लगता है आपको, क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं लेगी। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है, मेरी ये कोशिश है, और मैं हस्सुल इम्कान कोशिश करूंगा कि न सिर्फ ये हुकूमत 5 साल चले बल्कि इसकी पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान बहरानों से निकले। और मैं आपसे भी दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि इस डिबेट को इस तरफ ले जाइए कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ये सिर्फ सियासी जमातों का काम नहीं है, ये हुकूमत वक्त का काम नहीं है, ये इंटेलिजेंसिया का काम है, ये मीडिया का काम है, ये लिखारियों का काम है, हम सबका काम है, ओपिनियन मेकर्स का काम। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर हसन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया कायर साहब। गुफ्तगू आपने नाज़रीन कायर साहब की सुनी, बहुत होपफुल हैं, बहुत पुरुमीद हैं, और हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में मौशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।